बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़। इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इस्केमिया बेसिकली होता क्या है। इस्केमिया हमारे पास ये होता है कि हमें मालूम है कि हर ऑर्गन की, हर टिश्यू की एक ब्लड सप्लाई होती है। उस ब्लड सप्लाई के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस टिश्यू को सप्लाई होता है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन अपनी ब्लड से ले लेता है। अब इस्कीमिया में क्या होगा कि जो ऑर्गन है या जो टिश्यू है उसको जो ब्लड सप्लाई है उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस है या कोई वेसल ऑक्लूड हुई हुई है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा और वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो रही है, उनमें नेक्रोसिस हो रहा है और वो रीमॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली इस्कीमिया क्या हुआ कि जब रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू होगी ड्यू टू वेसल डैमेज या वेसल ब्लॉकेज या वेसल ऑक्लूजन, तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और टिश्यू डेथ हो जाएगी और इट विल ऑल कंक्लूड इनटू इस्कीमिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। जैसे मैंने एक बना दी डायग्राम में, इसको हमने कंसिडर कर लिया कि एक बॉडी टिश्यू है। यहाँ पे हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई आ रही है। ये ब्लड सप्लाई के दरमियान में, ब्लड वेसल के दरमियान में कोई ऑक्लूजन आ गई है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो टोटली इस टिश्यू को सप्लाई नहीं हो पा रहा। ये हमने एक दूसरा फिनोमेना दिखा दिया कि यहाँ पे वेसल के अंदर से ब्लड तो गुजर रहा है लेकिन जो उसके गुजरने का रास्ता है वो बहुत नैरो है, यानी कि जितना ब्लड इस टिश्यू को रिक्वायर्ड है उतना यहाँ से गुजर नहीं पा रहा। हम देखेंगे कि आखिर पे ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इस्कीमिया हमारे पास हो रहा है या वेसल जो है वो ऑक्लूड हो रही है। तो उसकी जो हमारे पास मेजर रीज़न है वो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो हमारे पास वेसल है वो ऑक्लूड हो रही है। वेसल के ऑक्लूड होने की वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। जब पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वह इस्कीमिया की तरफ जाएगा। अब एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक वेसल बना दी है मैंने। इस वेसल की 3 लेयर्स हैं। जो इनर मोस्ट टूवर्ड्स द ल्यूमिन है वो हमारे पास ट्यूनिका इंटीमा है, जो मिडल वन है वो ट्यूनिका मीडिया है और जो आउटर मोस्ट है वो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब हमने यहाँ पे एक प्लैक सा बनाया है, किसके दरमियान बना है, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के दरमियान। तो हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस का एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो बेसिकली किधर हो रहा होगा, ट्यूनिका मीडिया और इंटीमा के मिड में हो रहा होगा। अब हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है वो एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है आर्टीरियल वॉल का, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल lipid rich deposits that form atheroma that remain clinically silent until it becomes larger enough that it occludes the vessel wall, that it occludes the whole lumen of the vessel so that the blood supply to that particular organ is compromised. अब हम बताते हैं कि हमारे पास प्लग, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बना कैसे। जब वेसल वॉल के अंदर किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो ब्लड के अंदर मौजूद जो हमारे पास मोनोसाइट्स होंगे और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे वो सब रिलीज़ होंगे और वो चले जाएंगे इनटू द ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा के अंदर जाने के बाद मोनोसाइट्स जो हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे, मैक्रोफेजेस एंगल्फ करेंगे सब्सटेंसेस को, लिपिड सब्सटेंसेस को, और वो बन जाएंगे फोम सेल्स, जिनको हम कहते हैं लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस। लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस के अंदर जो बेसिकली लिपिड होगा वो हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी का जो एक हम कह देते हैं कि डिसएडवांटेजेस लिपिड होता है, लिपिड मटेरियल होता है, वो होता है जो ओबेसिटी का, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का बाइस बनता होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैक्रोफेजेस, लिपिड मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट हो गए, या जब हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन एक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी, तो ये जो हमारे पास वेसल मौजूद है, वेसल का जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया और इंटीमा के दरमियान में हमारे पास ये प्लैक बन रहा है। तो ये प्लैक जो है ना प्रेशर अप्लाई करेगा ट्यूनिका मीडियल वॉल पे, जहाँ पे हमारे पास पड़े हुए थे स्मूथ मसल्स। जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो स्मूथ मसल्स अपना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी और वो इलास्टिक कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर से फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यूज़ की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। जब अपने आप को मॉडिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी लूज़ हो जाएगी और ये किसी किस्म का भी जो प्रेशर ब्लड का अप्लाई इनके ऊपर हो रहा होगा वो बेयर नहीं कर पाएंगे। जब इनके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर ये बेयर नहीं कर पाएंगे और इनके अंदर मौजूद जो कंटेंट है, ब्लैक के अंदर मौजूद कंटेंट है, वो भी फर्दर इंक्रीज़ हुआ जा रहा है लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस की वजह से। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इस इंटीमल लेयर को रप्चर करके मूव ऑन कर जाएगा इन द ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये मूव ऑन कर जाएगा तो यहाँ अपने साथ ही रह जाएगा बहुत सारे साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स।
साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े हो चुके हैं। उनकी वजह से हमारे क्या रिलीज़ हुए, थ्रोम्बोटिक सब्सटेंसेस रिलीज़ हो गए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। जो थ्रोम्बोटिक सब्सटेंसेस है वो जाके वेसल के ऑक्लूएन का बाइस बनेंगे, वेसल के ल्यूमेन को हिंडर करेंगे। अब एथेरोस्क्लेरोसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक दफ़ा इस पिक्चर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले बिल्कुल एक वेसल का ल्यूमेन मौजूद है। इसके अंदर आइसोलेटेड मैक्रोफेजेस मौजूद हैं। आइसोलेटेड मैक्रोफेजेस के अंदर अब यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हुआ। अब आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो रही है। फिर यहाँ पे और लिपिड एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, थोड़ी और थिकनेस इंक्रीज़ हो गई। देन अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड को फर्दर इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे ल्यूमेन जो है वेसल का वो बहुत छोटा हो गया है, और जो ये प्लैग है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये हमारे पास स्टेज है कि प्लैग अब रप्चर कर चुका है और इसके कंटेंट्स है ना वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। अब इससे हमारे पास एक पूरा ओवरव्यू आ गया कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो बन रहा है वो किस तरह वेसल के ल्यूमेन को ऑक्लूड कर रहा है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वेसल का बहुत ज़्यादा ल्यूमेन है और यहाँ पे वेसल का ल्यूमेन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो अपने अंदर दो टर्म्स को कंसाइज करती है, एक जिसमें हमारे पास आता है एंजाइना पेक्टोरस और एक है कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एंजाइना। एंजाइना को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम ये सोचते हैं कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड, आखिर हार्ट को ऐसा क्या करना पड़ता है कि हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है या हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मौजूद वो फैक्टर्स हैं जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ कर रहे हैं या मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन डिमांड हमारी कब इंक्रीज़ होगी, अगर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हम एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी राइज होगी, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या वाल्व एनी काइंड ऑफ वाल्व डिजीज़ होती है तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इन दीज केसेस ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, कोरोनरी वेसोमोटर टोन, oxygenation, hemoglobin, oxygen saturation, they all are involved in oxygen supply to the heart. Moving on towards the pathogenesis of angina. angina की भी जो मेन कॉज है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ब्लड वेसल ऑक्लूड होगी तभी हमारे पास ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई नहीं होगी, तभी हमारे पास इम्बैलेंस होगा ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिज्मेटल और वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना को हम इस तरह कहते हैं कि स्टेबल एंजाइना का जो चेस्ट पेन है वो हमारे पास कब अराइज़ होता है, जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज करता है, एक्सर्शन करता है, मूव ऑन करता है। कोई एथलीट, अब जो है अगर फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एथलीट की, अगर वो कोई गेम खेलने लगता है उससे पहले अगर वो बैठा हुआ है रेस्ट पोजीशन में तो उसे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है तो उसको पेन होने लग जाता है, ब्रेथलेसनेस टाइप से सिचुएशन डिवेलप होने लग जाती है, वो हमारे पास होता है स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना को हम ऐसे कैरेक्टराइज करते हैं कि अगर एक पेशेंट एट रेस्ट पोजीशन में मौजूद है, उसको तब भी चेस्ट पेन हो रहा है या एंजाइना के सिम्पटम्स आ रहे हैं तो वो अनस्टेबल एंजाइना होगा। लेकिन इसमें स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में जो मेन कॉज है, पैथोलॉजिकल कॉज है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब आते हैं प्रिज्मेटल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। इसमें जो हमारे पास कॉज आ रही है वो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं, वो बेसिकली वेजोस्पैज्म है। वेजोस्पैज्म से हम ये मुराद ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेसल का ल्यूमेन यूँ मौजूद है, ये पूरा का पूरा ल्यूमेन मौजूद है, अब हमारे पास जब वेजोस्पैज्म होगा तो वेसल बेसिकली यूँ हो जाएगी, जो इसकी मस्कुलर वॉल है वो स्पैज्म में चली जाएगी, तो हमारे पास ये ल्यूमेन छोटा हो जाएगा। ये है रिस्क फैक्टर्स। अब हम कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना उनको क्या आखिर वजह बनी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गई, एंजाइना हो गया, तो बेसिकली ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं, मेल जेंडर है तो भी चांसेस ज़्यादा हैं। जेनेटिक्स यानी आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को पहले कभी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है तो भी ये कंडीशन होने के चांसेस हैं। स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हीमोस्टेटिक फैक्टर्स, लो फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी एंड अल्कोहल इंटेक, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं टुवर्ड्स एंजाइना। सुनते हैं हमारे आसपास सुनने में आता है कि एक पेशेंट, एक बंदा है, वो रात को सोया, सुबह उठा तो ही वॉज डेड, अचानक से उसकी मौत हो गई। या हम ये भी सुनते हैं कि एक बंदा घर से निकला, काम करने के लिए थोड़ा सा दूर गया, चल के पता चला कि उसको हार्ट अटैक हुआ या दिल बंद हुआ और उसका ना इंतकाल हो गया। बेसिकली जो वो सब कुछ हो रहा होता है वो इस्कीमिया की वजह से होता है। हार्ट की बहुत कम ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक्यूट अटैक की वजह से होती हों। मोस्टली जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं वो प्रोलॉन्ग होती हैं, वो ईयर्स से चल रही होती हैं, लेकिन उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक क्रिटिकल फेज़ पे जाके जब बिल्कुल
आपकी वैसल ब्लॉक हो चुकी होती है, तब जाके आते हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली हमें हेडिंग नज़र आ रही है क्लिनिकल फ़ीचर्स की। ये हम इस क्लिनिकल फ़ीचर से मुराद ये है कि आपके पास आप इमरजेंसी में ड्यूटी पे खड़े हुए हैं या कहीं भी ओपीडी में मौजूद हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको एंजाइना हुआ है। उसको स्वेयर सेंट्रल चेस्ट पेन होगा। सबसे जो मेजर कार्डिनल सिम्टम है एंजाइना का वो चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड उसे ब्रेथलेसनेस होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, अलॉन्ग विद नोज़िया वॉमिटिंग भी होगी। और चूँकि अब उसको चेस्ट पेन है, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो उसे स्वेटिंग भी होगी, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा और पेलर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आई होप सो। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या पता चल गया, चेस्ट पेन होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो स्वेटिंग, टैकीकार्डिया एंड पेलर। मूव करें इन्वेस्टिगेशंस की तरफ कि अब हमारे पास जो पेशेंट आ तो गया, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब हमें आगे फर्दर कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जो हमारे डायग्नोसिस को फुल कंफर्म कर देंगे कि ये एंजाइना का ही पेशेंट है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का ही पेशेंट है। उसमें जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एक्सरसाइज ईसीजी है। एक्सरसाइज ईसीजी में बेसिकली क्या होगा, हम पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर या ट्रेडमिल के ऊपर या एक बाइसिकल होती है उसके ऊपर पेशेंट को खड़ा कर देंगे, उसका हम ब्लड प्रेशर कफ भी लगा देंगे, हम उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका हार्ट रेट और उसका ब्लड प्रेशर मुहैया करेंगे। ट्रेडमिल पे चढ़ाने से पहले भी हम ये सब कुछ वाइटल्स उसके ले लेंगे और ट्रेडमिल के जब वो रन कर रहा होगा, रनिंग के प्रोसेस में होगा, तो हमने उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट मेजर करते रहना। वाइटल्स तो मेजर कर लिया। अब इससे हम ये नेक्स्ट देखते हैं कि ईसीजी के ऊपर बेसिकली फाइंडिंग्स क्या होंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो एंजाइना का विक्टिम है। को इसकी ईसीजी को क्लियर करने के लिए मैंने एक हैंड रिटन डायग्राम बनाई है। हमारे पास नॉर्मल ईसीजी है, जो हमारे पास एक्सरसाइज ईसीजी का इस्कीमिया का रिजल्ट होगा वो बेसिकली हमारे पास डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट आएगा। ये जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि एक जे पॉइंट होता है, अगर वाइस इलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे होगा और जो हमारे पास ये एसटी सेगमेंट की कब है वो डाउनवर्ड मूव करी होगी, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एसटी सेगमेंट होगा, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करा होगा इस्कीमिया को। जो हमने अभी बात की, हम इसको एक दफ़ा इस पिक्चर से भी देख लेते हैं। पिक्चर ए जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करी है एसटी डिप्रेशन, जो कि इंडिकेटिव है मायोकार्डियल इस्कीमिया का। पिक्चर बी हमारे पास डाउन स्लोपिंग डिप्रेशन इंडिकेट करी है और पिक्चर सी जो है वो हमारे पास अप स्लोपिंग डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट डिनोट करी है। जो हमारे पास पिक्चर बी है वो हमारे पास इंडिकेट करी है मायोकार्डियल इस्कीमिया को। अगर हमारे पास पेशेंट की ईसीजी आती है, उसके अंदर हमें एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन मिलती है, डाउन स्लोपिंग डिप्रेशन मिलती है, तो इट मीन्स उसको मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं वो इकोकार्डियोग्राफी और मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। हमारे पास है मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं, एक साइड है एट रेस्ट, दूसरी साइड है ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी हमने जो ट्रेडमिल पर उसके मूव कराया था उसके बाद। यहाँ पे हमारे पास जो गोल सर्कल है पूरा वो इंडिकेट करेगा कि किसी का भी किस्म की कोई हिंड्रेंस, कोई ऑक्लूजन नहीं है। यहाँ पे भी कोई ऑक्लूजन नहीं है, इधर भी हमें कोई ऑक्लूजन नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो डाई डाला था यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग है, यानी यहाँ पे ऑक्लूजन हो रही है, यहाँ पे भी थोड़ी सी ऑक्लूजन है और यहाँ पे भी ऑक्लूजन इंडिकेट हो रही है। इसके अंदर हमने बेसिकली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किया था वो टेक्नीशियम था, लेबल टेट्रोफॉसम था। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेंगे। ये डोनट्स हमारे पास बने हुए हैं, डोनट्स में ये हमारे पास पूरा डोनट है, ये डोनट थोड़ा सा मिसिंग है। थोड़ा सा मिसिंग होने का मतलब इसका ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्लूजन है, यहाँ पे भी ऑक्लूजन इंडिकेट हो रही है। ये पूरा हमारे पास डोनट कंप्लीट है, यहाँ पे हमारे पास डोनट कंप्लीट नहीं है। बेसिकली ये ब्लड वेसल्स हैं, हम इनको डोनट इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें ये याद रहें। अदर इन्वेस्टिगेशन, सीटी कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी, coronary angiography and percutaneous coronary intervention, these are basically invasive procedures। इनका प्रोसीजर मैं आपको आगे नेक्स्ट अभी अपनी ही इसी टूवर्ड्स मैनेजमेंट हम पेशेंट की किस तरह करते हैं। मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसीजर्स होते हैं। कंजर्वेटिवली हम ट्रीट करेंगे, एक मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, एक सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है उसमें बेसिकली हमने ये करना होता है, हमें एक हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक इल्मिया मौजूद होता है कि अगर हमें थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हुआ है तो उनको ऐसे लगता है जैसे हमें ना हार्ट अटैक हो गया, तो वो अपने हर तरह की जो फिज़िकल लाइफ की एक्टिविटी है, अपने वर्क्स हैं, उनको सीज़ कर देते हैं, अपनी हर तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी को रोक देते हैं कि आया हम अगर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हमें तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन हमने बेसिकली अपने पेशेंट को एजुकेट करना है, हमने उसको रीअश्योर करना है कि अगर वो थोड़ा बहुत काम करेंगे तो इससे उनके हार्ट पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, उल्टा उनकी जो कंडीशन है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी।
इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अगर तो वो स्मोक करता है तो वो स्मोकिंग अपनी रोक दे। अगर उसका बॉडी वेट एक बीएमआई से, नॉर्मल बीएमआई से ज़्यादा है, तो वो उसको अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब ये है, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फ़ौरन उनको ऐसे लगता है जैसे अगर उनको एक्सरसाइज करने का कह दिया है ना, तो उन्होंने एकदम विगोरस एक्सरसाइज करनी है। उनको हमने विगोरस एक्सरसाइज का मशवरा नहीं देना, हमने उनको समझाना है कि आपने थोड़ा थोड़ा चलना है। लाइक आप दिन में 15 मिनट चलें, 20 मिनट चलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इस एक्टिविटी को बढ़ाएं। एक साथ ये नहीं कि बस हमने ना चलना है कि कहीं हमें हार्ट अटैक ना हो जाए। इस डर से जो पेशेंट है ना वो बहुत विगोरसली मूव करना शुरू करता है, हमने इस बात को उसको ट्रीट करना है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं उसका जो एंजाइना है वो थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि वो सबलिंगुअल नाइट्रेट्स ले। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास 5 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो एंजाइना को ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग हमारे पास जो मौजूद है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स बेसिकली क्या करते होते हैं? नाइट्रेट्स की हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हम कह सकते हैं, फर्स्ट कन्वेंशनल जो हमारे पास ड्रग होती है, थेरेपी होती है टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू ट्रीट एंजाइना पेशेंट, वो हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट्स की हमारे पास डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं। लाइक हम सबलिंगुअल नाइट्रेट दे सकते हैं, ट्राई नाइट्रो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट इस्तेमाल कर लेते होते हैं। सबलिंगुअल के अलावा हम इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ना पैकिंग्स मौजूद होती हैं। बक्कल होती है, ट्रांसडर्मल होती है, ओरल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, ओरल आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट होते हैं, वो देंगे। अब बेसिकली नाइट्रेट्स का फंक्शन क्या होता है? नाइट्रेट्स हम क्यों देते होते हैं? नाइट्रेट्स जो है ना वास्कुलर डायलेशन करा देता होता है। जो कोरोनरी आर्टरी जहाँ कहीं से ब्लॉक है उसको डायलेट करा देगा। जब डायलेट कराएगा तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और दैट पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ बॉडी जहाँ पे ब्लड सप्लाई की डिफिशिएंसी हो रही थी वो फुलफिल हो जाएगी। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये डिक्रीज़ कर देता है प्री लोड को, और आप जाहिर सी बात है जब प्री लोड कम होगा ऑटोमेटिकली आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ये रिड्यूस कर देता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने का मतलब ये है कार्डिक आउटपुट को कम कर देता है। कार्डिक आउटपुट को, हार्ट रेट को कम कर देगा। किस तरह कम करेगा कि ये क्या करेगा? प्री लोड कम कर देगा। प्री लोड कम करेगा तो आफ्टर लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर होगा वो उस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब हार्ट को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। ड्रग्स हम देते हैं वो हमारे पास होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। बेसिकली जब हमारे पास एंजाइना का अटैक होता है तो हमारी बॉडी में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन को इनहिबिट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। नॉर्मली सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, पेलर हो जाता है, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑल्सो रेज हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ ऑल दीज हम बीटा ब्लॉकर्स देते होते हैं जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। लेकिन हमारे पास एक इसका डिसएडवांटेज है, एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हम बीटा ब्लॉकर्स एस्थमा के पेशेंट्स में नहीं दे सकते, बिकॉज एस्थमा के पेशेंट में ये ब्रोंकोस्पाज्म करा देगा। ऑलरेडी पेशेंट ब्रोंकोस्पाज्म में है, बीटा ब्लॉकर्स हम और देंगे तो और पेशेंट स्पाज्म की तरफ जाएगा। सो इट्स नॉट अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। नाउ डेज वी डू नॉट यूज़ इट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। किस तरह कम कर देते हैं? कैल्शियम चैनल्स हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी में जो कैल्शियम है वो एक हमारे पास एक मेजर रोल प्ले करता है। जब कैल्शियम नहीं होगा, साइक्लिक जीएमपी की फॉर्मेशन नहीं होगी तो मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी। जब मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लोअर द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। जो फोर्थ ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स होते हैं। ऊपर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन बेसिकली इसमें हम क्या करते होते हैं? स्टंट प्लेस कर देते होते हैं। स्टंट हम किस तरह प्लेस करते होते हैं उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाने लगी हूँ। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ब्लॉकेज हुई है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन बताने लगी हूँ। यहाँ पे हमने कैथेटर इंट्रोड्यूस किया इनटू द वेसल वॉल, जहाँ पे हमें इको पे नज़र आ गया कि यहाँ पे जो है ना वेसल ऑक्लूड हुई हुई है, वेसल का ल्यूमेन डिक्रीज़ है। हमने कैथेटर डाला, कैथेटर को हमने बलून किया, इन्फ्लेट किया। कैथेटर के आसपास जो था ना, हम कैथेटर के अंदर हमने एक स्टेंट भी प्लेस किया हुआ था।
बैलून को इन्फ्लेट किया, बैलून को इन्फ्लेट करने के बाद हमने कैथेटर उस ब्लॉक्ड एरिया में प्लेस कर दिया और हमने अपना जो कैथेटर था वो निकाल लिया वापस बॉडी से बाहर। स्टंटिंग प्लेस की, स्टंट प्लेस करने की वजह से ल्यूमेन ओपन हो गया, ल्यूमेन ओपन होने की वजह से ब्लड सप्लाई फिर से बहाल हो जाएगी और जहाँ पे इस्कीमिया हो रहा था वो रीस्टोर होने लग जाएगा विद द पैसेज। जो हमारे पास है वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा एरिया ब्लॉक है आप उसको वहाँ से इंसाइज कर दो और बॉडी के किसी और पार्ट से कोई और वेसल लेके, कोई और वेसल का थोड़ा सा कट पोर्शन लेके उस ब्लॉक्ड एरिया वाली जगह पे प्लेस कर दो। इस पर्पज़ के लिए जो हम आर्टरीज़ इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है या फिर रेडियल आर्टरी होती है, और जो हम वेन इस्तेमाल करते हैं वो सैफनस वेन होती है। जो आर्टरी होती है उसको तो हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं उनको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं क्योंकि उनके अंदर वाल्व्स होते हैं। तो वाल्व वेन्स के अंदर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ अगेंस्ट ब्लड दैट इज़ इन आर्टरीज फ्लो करता है, तो इसलिए हम उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास वाल्व का किसी किस्म का कोई इशू ना आए। हमारे पास एक पिक्चर है जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग को शो करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने पिक्चर में रिप्रेजेंटेड है कि सैफनस वेन का बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया है, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया। ये हमारे पास बेसिकली ऑक्लूजन है, यहाँ पे ये वाली ऑक्लूजन नज़र आ रही है, तो हमने ये ग्राफ्टिंग कर दी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगा then please do like, share and comment also, and subscribe to my channel too. Thank you. Allah Hafiz.